हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 अपन देखते हैं। वो बीच में ही वीडियो कंप्लीट हो गया था, अभी देखते हैं इसको ना, वापस देखते हैं। देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, इसको जीरो बनाने के लिए अगर मैंने यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ऐड करते ही ये ab हो जाएगा, ये भी 2ab, ये भी -2ab, ये जीरो हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, r1 चेंज टू r1 प्लस R3 को b से इंटू करके ऐड कर देता हूँ, जिससे एक जीरो तो मेरे को मिल ही जाएगा एटलीस्ट। तो देखिए क्या होता है, देखिए अब इसको b से इंटू करके इसमें ऐड करना है। तो ये 1 + a² - b² है, इसको b से इंटू किया तो 2b² हो गया। तो 2b² - b² एक b² हो गया। तो ये अपने पास बन गया 1 + a² + b²। फिर आगे देखिए, इसको b से इंटू करके इसमें ऐड किया, जीरो बन गया। इसमें देखिए -2b है, इसको b से इंटू किया, b इंटू 1 - a² - b² हो गया। अब यहाँ से मैं -b कॉमन ले लेता हूँ, तो ये +2 हो गया। ये सारा मामला माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +a² + b²। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा, -b इंटू 2 - 1 1 + a² + b² बच गया। ठीक है। अब देखिए, एक काम और करता हूं, मैं इसको भी जीरो बना सकता हूं। औरों को तो किसी को नहीं बना सकता, लेकिन इसको जीरो बना सकता हूं अगर मैंने इसको a से इंटू करके इसमें से माइनस कर दिया। मतलब मैं एक काम कर सकता हूं, r2 चेंज टू r2 में से r3 को माइनस करूं, लेकिन a से इंटू करके, जिससे एक जीरो और मिल जाए मेरे को। तो इसको a से इंटू किए माइनस, तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 - a² + b² है, इसको -a से इंटू करो, a से इंटू करके माइनस करेंगे तो +2a² बन जाएगा। तो ये यहाँ पे अपने पास बनेगा 1, 2a² - a² + a² बचेगा, और प्लस का कौन बचा, b²। अब देखिए आगे, इसके अंदर ये 2a तो है ही, और इसको -a से इंटू करेंगे तो -a इंटू 1 - a² - b²। यहाँ पे मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो 2, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाने तो सारे मामले को। तो यहाँ पे बचा a इंटू 2 - 1 1, और प्लस a² और प्लस b², ये अपने पास बच गया। और लास्ट जो थर्ड रो है वो एज इट इज 2b - 2a 1 - a² - b²। ये भी ध्यान में रखना है, अपन मैक्सिमम एक बार में 2 ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस पूरे रो से इसमें तो जीरो है, इसका मतलब 1 + a² + b² कॉमन आ गया। तो अपने पास कॉमन आ गया 1 + a² + b²। तो अपने पास क्या बचा, ये 1, ये 0, ये -b, ये 0, ये 1, ये a। अब सॉरी, इससे भी 1 + a² + b² कॉमन ले लिया, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब आगे ये 2b है, ये -2a है, ये 1 - a² - b² है। ये अपना यहाँ तक बन चुका है। ठीक है। अब देखिए, ये 1 + a² + b² का होल स्क्वायर तो है ही। अब इसको आगे का मामला कैसे बढ़ाएं वो देखते हैं अपन। अगर मैं इसको b से इंटू कर दूं और फिर इसमें ऐड कर दूं, तो ये जीरो बन जाएगा। मतलब मैं सेम हो जाएंगे, फिर ऐड हो जाएगा r3। अब कॉलम में लगाना पड़ेगा, ये वाला कॉलम इसमें ऐड कर देंगे। c1 चेंज टू c3 चेंज टू c3 + bc1। अब ऐसा मैं करता हूँ, तो c1 तो एज इट इज ही आ गया, c2 भी एज इट इज ही आ गया। इसको b से इंटू करके इसमें ऐड किया, जीरो। इसको b से इंटू करके ऐड किया, ये का यही आएगा। इसको b से इंटू किया तो ये 2b² बन गया, और इसमें ऐड कर दिया तो 1 - a² - b²। तो ये अपने पास बन गया 1 - a², 2b² - b² + b² हो गया। अब देखिए, अब 2 जीरो हो गए, एक्सपेंड करने की बारी आई। अब इधर मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये बन गया 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये 1 है, ये 1 जी इस रो में है और इस कॉलम में, इनको छोड़ना है। तो 1 इस रो और कॉलम में है, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो 1 से इंटू होगा, तो यही आ जाएगा -a² + b²। और माइनस करेंगे इसको इससे इंटू करके, तो प्लस हो जाएगा ये 2a²। तो अपने पास फाइनली 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 2a² - a² + a² और प्लस का b² हो गया। तो ये टोटल पावर कितनी आ गई इसकी, 1 + a² + b² की 2 पावर ये और 1 पावर ये, टोटल पावर 3 होगी। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये भी स्पेशल क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अपने को लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अपने को लाना है। तो इसमें थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, ए कॉमन आ रहा है, जैसे मैं इस कॉलम से ए कॉमन ले लेता हूँ, इस कॉलम से ए कॉमन ले लिया मैंने, इस कॉलम से बी कॉमन ले लिया और इस कॉलम से सी कॉमन ले लिया, तो देखता हूँ बात बनती है क्या कुछ। तो कॉमन लेते ही यहाँ पे ए बना और ये इसमें ए है नहीं तो ये 1/a बनेगा, यहाँ पे बी बच जाएगा, यहाँ पे सी बच जाएगा। ऐसे ही बी कॉमन लेंगे तो इस कॉलम से कॉमन लिया है तो बी कॉमन लेते ही यहाँ पे ए बचेगा, ये b प्लस 1/b बचेगा और ये क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। और इस कॉलम से सी कॉमन लिया है तो ये a, ये b, ये c प्लस 1/c हो गया। अब देखो इसके अंदर मैं बहुत ही है ना स्पेशल तरीके से खेलूंगा इस क्वेश्चन में। मैं जो कॉमन लिया है उसको मैं मल्टीप्लाई भी करने वाला हूँ, उसको मल्टीप्लाई भी करूँगा, लेकिन इस बार मैं ना चालाकी कर जाऊँगा और कॉलम से कॉमन लिए हुए को मैं रो से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/a ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको b से इंटू करना है सेकेंड रो को, तो b स्क्वायर प्लस 1, ये b स्क्वायर, इसको c से किया तो c स्क्वायर, ये c स्क्वायर, ये c स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही अच्छा हो गया है अपना काम। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो जो मेरे को चाहिए वो आ ही जाएगा। तो मैं इन तीनों को ऐड करने के लिए कंसेप्ट लगा रहा हूँ, r1 चेंज टू r1 प्लस r2 प्लस r3। ये कंसेप्ट लगाते ही ये तीनों ऐड होंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी ऐड हो जाएंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ये तीनों भी ऐड हो जाएंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से अपने पास कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, ये वाला सेम आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया, और क्या बचेगा 1 1 1, और बाकी रिमेनिंग लिख देता हूँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब अपन कॉन्सेप्ट लगाते हैं, c1 चेंज टू c1 माइनस c2 एंड c2 चेंज टू c2 माइनस c3। तो ये तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ही। अब यहाँ पे कंसेप्ट 1 माइनस 1 जीरो हो गया, इसको इससे किया तो ये बचा -1, ये जीरो, इसको इसमें से किया तो जीरो, इसमें से किया तो 1, ये -1, ये 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब एक्सपेंड करने की बारी, मेरे को पहले से ही मालूम है इसका वैल्यू 1 आएगा तभी अपना ये प्रूव होगा। तो ये 1 तो है ही, ये गया और ये गया, इसको इससे इंटू किया +1 -0, तो मतलब 1 बचा। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन है आगे। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, 15 सॉरी, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब वर्ग आव्यूह है, जिसका ऑर्डर अपने को दे रखा है, जिसकी कोटि है 3×3। 3×3 का मतलब उसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है। उसके बाद में उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के ए। ये डिटरमिनेंट का साइन है, के ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए क्या होगा,
सपोज मैं एक है ना मैट्रिक्स अज्यूम करता हूं 3x3 का, लेट एक 3x3 का मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है ए बी सी ई एफ जी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मेरा एक मैट्रिक्स है जो मैंने सपोज किया है। उसने बोला था मैं वैसा का वैसा करता जाता हूं, उसके बाद में क्या इंपैक्ट आता है उस पर अपन चर्चाएं करेंगे। तो अब देखो उसने बोला है कि k से मल्टीप्लाई करो इसको, मैंने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए k से मल्टीप्लाई करूंगा। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी अननोन नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट एलिमेंट। ठीक है, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी एक कांस्टेंट को अंदर भेजते हो तो वो केवल एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होता है, जिसको भी आप करना चाहते हो। लेकिन मैट्रिक्स में अपन ने चर्चा कर ली थी, के से इंटू करूंगा तो ये आपका के ए, ये के बी, सबसे इंटू होगा के सी, ये के ई, ये के एफ, ये के जी, के एक्स, के वाई, के जेड हो गया। अब मेरे को अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला कि इसका डिटरमिनेंट निकालो आप। अब जब इसके ऊपर डिटरमिनेंट लग गया तो एक प्रॉब्लम मेरे साथ घटित हो जाएगी, एक घटना घटित हो जाएगी। वो क्या होगी वो मैं आपको स्पेशल बात समझाना चाहता हूँ। मैं इसको सीधा भी करवा सकता था, लेकिन इसको मैं वो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, उस फील्ड को समझाना चाहता हूँ। तो ये के तो है ही। अब डिटर्मिनेंट में से अगर आप के लेना चाहते हो बाहर तो एक रो से आप निकाल सकते हो, एक कॉलम से, किसी से भी निकाल सकते हो। पहले मैं फर्स्ट रो से के बाहर निकालूंगा, तो ये के बाहर आते ही यहाँ पे ए बी और सी बचेगा। इससे अगर के बाहर आया तो यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, ये ई एफ जी बचेगा। और इससे एक और के बाहर निकालोगे तो ये के क्यूब हो जाएगा, तो ये एक्स वाई जेड बचेगा। मतलब जितना ऑर्डर है उतनी ही पावर लग जाएगी। तो ये के क्यूब और ये अंदर वाला ए का वैल्यू है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट है। तो के ए का डिटर्मिनेंट के क्यूब ऑफ डिटर्मिनेंट ए, के क्यूब मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट ए अपना हो गया है। ठीक है, अब अगर ऑर्डर 4/4 होता तो इसका वैल्यू के पावर 4 होता, अगर 2/2 होता तो के स्क्वायर होता, अगर इसका ऑर्डर 16/16 होता तो के की पावर 16 अपना आंसर होता। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से इसका करवाया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आप 16 का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स पे बेस्ड है। पहले इसी क्वेश्चन को और आपको थोड़ा डिटेल्ड में समझाता हूँ। ये जो बात बोली उसको मैं वापस लिखता हूँ। अगर इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में 3x3 लिखते हैं, अगर डिटर्मिनेंट होता है तो उसको ऑर्डर 3 या ऑर्डर 4 बोलते हैं ना। अगर ऑर्डर 3 है तो के एक का डिटर्मिनेंट आएगा के क्यूब इंटू ए, मतलब के क्यूब इंटू ए हो जाएगा जितना ऑर्डर है। अगर 4/4 ऑर्डर होता तो के ए का डिटर्मिनेंट आता के का पावर 4 हो जाता और साथ में डिटर्मिनेंट है। अगर ये 5/5 होता, ये तो इसके लिए है, ये इसके लिए था, और 5/5 होता तो के का डिटरमिनेंट आ जाता, ये वाली पावर लग जाती के का पावर 5 डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। इस बात को जो है डिटरमिनेंट का वैल्यू इस टाइप से अपने पास डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अपने को ट्रू फॉल्स बताने हैं। 16 का क्वेश्चन है अपना ट्रू फॉल्स पे बेस। ट्रू फॉल्स बताने, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स के अंदर उसने पहली बात बोली है कि डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात उसने बोली कि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर
मैट्रिक्स, हिंदी में बोले तो सारणिक वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का मतलब 1x1 या 2x2 या 3x3। मैंने आपको पहली बात यही बताई थी कि इसके अंदर जितनी रो होती है उतने कॉलम होते हैं, तभी उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है। ऐसा ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, ऐसा ही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, तो ऐसे ही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल है। तो ये पहली बात अपनी राइट हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात पे चर्चा करता हूं, इसका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में बोला है डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो इस बात को सारणिक आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। और इसका सी ऑप्शन है, वो भी अपन करते हैं। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध संख्या होती है। ये भी संबद्धि वर्ड है। और डी में है नन ऑफ दीज। अब अपना आंसर जो है वो इन्हीं में छिपा हुआ है, और पहले को मिला के अगर इनको कनेक्ट किया जाए तो अपना आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बात ट्रू फॉल्स है वो अपन चर्चा कर लेंगे। पहली बात अपनी ट्रू थी, नन ऑफ दीज पे अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो देखें, पहली बात तो अपनी ट्रू हो ही गई थी। अब मैंने बोला था कि डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है। मैंने बोला कि डिटरमिनेंट एक नंबर होता है। नंबर का मतलब जिस मैट्रिक्स का आंसर निकाल लिया अपन, एक फिक्स नंबर निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, वो डिटरमिनेंट होता है। और डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो ये बात तो सही है कि डिटरमिनेंट एक नंबर है। डिटरमिनेंट एक नंबर है, पक्का एक संख्या होती है। एक डिटरमिनेंट एक सारणिक पक्का एक संख्या होती है, लेकिन वो हर किसी मैट्रिक्स का नहीं होता, वो हर किसी मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता। डिटरमिनेंट केवल ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें अपनी राइट हो गई। यहाँ पे ये बात तो राइट थी, लेकिन ये बात गलत थी कि ए मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो ये वाला ट्रू बन गया, और नन ऑफ दीज पे चर्चा नहीं करनी, ये वाला फॉल्स बन गया। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब उसने क्या पूछा था अपने से कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। अब देखो, अगर मैं इसको ट्रू मान के चल रहा था, डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं होता है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स का वैल्यू होता है। तो ये बात भी अपनी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको बात को समझना। इसने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स मानी अपन ने बात, लेकिन डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है। उसने नंबर के बारे में कोई मेंशन नहीं किया, आता स्टेटमेंट था, इसलिए गलत हो गया। पूरा स्टेटमेंट ट्रू सी है, और डी पे अभी चर्चा करनी ही नहीं है। ये तो फॉल्स हो गया वैसे ही। तो अपना आंसर क्या हो गया, टी हो गया, सॉरी सी ऑप्शन। ठीक है। तो फाइनली अपन ने क्या सीखा कि डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। इसका मतलब मैं पूरा स्टेटमेंट यही बोल सकता हूँ
डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है सारणिक, ये इसकी फुल प्रूफ डेफिनेशन बनती है। बाकी जो इन ऑप्शनों में चर्चाएं की गई हैं वो आधी अधूरी डेफिनेशन थी। फुल डेफिनेशन फाइनलाइज आंसर जो है वो अपन ने सारी बातों का निचोड़ निकाल के निकाला, वो सी ऑप्शन से ही मिलता है कि डिटरमिनेंट एक नंबर भी होता है और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कनेक्टेड भी होता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलने वाला नंबर ही डिटरमिनेंट होता है। ये बात ध्यान में रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलने वाला नंबर ही डिटरमिनेंट होता है। वर्ग आव्यूह से निकली संख्या ही अपनी क्या कहलाती है, सारणिक कहलाती है। डिटरमिनेंट क्या होता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे जो प्रकट होने वाला, प्रोड्यूस्ड होने वाला नंबर है वो ही अपना डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, इस बात पे आप फोकस करेंगे अच्छे से। तो ये अपनी चर्चा हो गई है। अगला आर्टिकल है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, कोलिनियरिटी है, वो एक डिटरमिनेंट का एक एप्लीकेशन होता है। 4.3 के अंदर वही चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये अगले लेक्चर के अंदर अपन एरिया ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस्ड करवा देता हूँ आपको, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं अपन। ये लेक्चर आपके सब लेक्चर नंबर लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अपना टॉपिक है। अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले अपने पास कोई ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स A है, B है और C है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो इससे एसोसिएटेड एरिया आपने 10 तक पढ़ा होगा। आपने अभी 11 के अंदर ये आपने पढ़ा होगा x1 फिर x2 फिर x3 और यहाँ पे आपने y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इसको श्रिंक करके नया फॉर्मूला डिटरमिनेंट से बनता है। ये भी हालांकि डिटरमिनेंट से ही बना हुआ है। वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2, इसमें भी 1/2 लगता है, 1/2 फिर डिटरमिनेंट। वर्टेक्स लिखने हैं आपको पहले x1 y1 फिर x2 y2 x3 y3। अभी देखो इसके अंदर 3 रो हो गए लेकिन 2 कॉलम हुए, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट नहीं है। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को भी फॉलो नहीं कर रहा, तो अब ये डिटरमिनेंट कैसे हो सकता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 1 लगा देता हूँ। 1 1 लगाने से इसमें 3 रो और 3 कॉलम बन गए। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो वो जो आपने 10 स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था वो आपका प्रोड्यूस्ड हो जाता है। x1 ये गया और ये गया, y2 माइनस ये आपका y3 है, y2 माइनस y3 और फिर माइनस y1 और ये गया और ये गया, x2 ये गया और ये गया ना, x2 माइनस x3 और प्लस 1 ये गया और ये गया, ये बना x2 y3 माइनस y2 x3। ठीक है, अब अपना ये तो एच टी जा ही गया, इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 और ये है x2 y3 माइनस y2 x3। अब देखिए 1/2, इसको फर्स्ट ब्रैकेट, ये तो अपना काम बन ही गया है, y1 माइनस y3 सॉरी y2 माइनस y3। अब x2 कॉमन लेना है, x2 इन दोनों से कॉमन आ रहा है तो x2 कॉमन लिया तो प्लस का तो आपके पास बचा y3 और माइनस का बचा y1। इन दोनों से मैं x3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपका प्लस का तो y1 और ये माइनस y2। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, आपको केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में इसके ऊपर अपन फुल प्रूफ डिस्कशन करेंगे। ओके।